राम राम सभी दोस्तों को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा बायोलॉजी का रहने वाला है और बायोलॉजी में हम इससे पहले अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर होगा जो कि हृदय से संबंधित है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आज के सेशन में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा जो हृदय पढ़ने से पहले आपको जाननी अति आवश्यक है, या इन जानकारी के बिना आप इस चैप्टर को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो आज के टॉपिक का नाम लिखिए। वैसे आज से ही आपका हृदय चैप्टर शुरू हो गया है। तो पहला जो टॉपिक आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो होगा आपका रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां आज का हमारा एक टॉपिक होगा जो हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। अगर बात करें हम रक्त वाहिनियां क्या होती है? रक्त वाहिनियां होती है जो आपके शरीर में रक्त का परिसंचरण कराती है, यानी कि रक्त जिसमें बहता है। आम अपनी भाषा में समझे तो इन्हें नसें कहा जाता है, या शरीर की नसें, जिससे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो खून भी निकाला जाता है, या डॉक्टर जिसमें इंजेक्शन भी देते हैं आपको। तो अगर बात करें हम यहाँ पर रक्त वाहिनियां की, तो रक्त वाहिनियां क्या है, इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। 3 भागों 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा जाता है वो हम यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। और पहला जो इसका भाग होगा आपका कहलाता है धमनी। पहला भाग आपका होता है धमनी, और दूसरा भाग आपका इसका होता है सीरा, और जो तीसरा भाग होता है वो होता है आपका केशिकाएं। अगर बात करें हम धमनी की, तो धमनी क्या होती है? सबसे पहले तो इसकी आसान डेफिनेशन आप इस रूप में भी समझ सकते हैं। धमनी जो होती है आपके हृदय से ब्लड को लेगी और सभी अंगों तक या ऑर्गन तक वो इसको पहुंचाएगी। वहीं अगर हम बात करें सीरा, जिसे इंग्लिश में वीन कहते हैं, तो वो क्या करेगी, आपका अंगों से ब्लड लेती है और आपके हार्ट तक वो इसे लेकर जाती है। यानी कि जो आपका शरीर में रक्त प्रवाहित करती है हृदय से लेकर, उसको धमनी कहते हैं, और जो आपका वापस हृदय में रक्त लेकर आती है अंगों से, उसको आप सीरा कहते हैं। लेकिन केशिकाएं किसे कहती है? केशिकाएं अगर आप समझना चाहिए, इसे कहते हैं हम केशिकाएं जो आपका धमनी और सीरा दोनों के बीच संबंध स्थापित करती है। यानी कि कोई ना कोई एक जगह ऐसी होती है जो इन दोनों को जॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो रक्त आपस में एक दूसरे से लेन देन होगा। तो इस वह कार्य आपकी केशिकाएं करती है। तो अब इनकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर बात करें हम धमनी की, तो धमनी क्या करती है? हृदय से रक्त लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती है। पूरे शरीर में पहुंचाती है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर बनता है, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। इसमें हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है। इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। रक्त, मैं आपको जब ब्लड पढ़ा था उसमें बताया रक्त 2 प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध, एक अशुद्ध। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें ब्लड के साथ आपका O2 मिला होता है, वो होता है आपका शुद्ध, यानी कि जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है। और जो आपका शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है, या अंग जिसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बना रहे हैं CO2 को, अगर उस को लेकर अपने साथ आता है तो उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। यानी कि अर्थात इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, रक्त प्लस CO2 का मिलन ही आपका अशुद्ध रक्त होता है। तो इसमें इसका अर्थात, इसका मतलब क्या होगा? शुद्ध रक्त दिया है तो यहाँ पर आपका ब्लड प्लस O2
मिला होगा। अगर बात करें हम इसकी, तो इसमें जो हमेशा दिया है इसका एक अपवाद भी है, और वह अपवाद क्या है? अगर हम अपवाद की बात करें, इसका अपवाद है आपका फुसफुस धमनी। क्या अपवाद है इसका फुसफुस धमनी का? इसका अपवाद है इसमें एकमात्र ऐसी धमनी, एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अगला फैक्ट लिखिए इसके बारे में। इसकी पेश या दीवार मोटी होती है, अर्थात इसका व्यास कम होगा। और जब इसका व्यास कम होगा तो इसमें सबसे ज्यादा रक्तदाब इसी में होता है, सबसे ज्यादा रक्तदाब इसी में होगा। तो ये फैक्ट थे आपके धमनी के बारे में, एक बार इन्हें लिख लीजिए फिर मैं बताता हूं। अब शिरा की बात करें, शिरा क्या करती है? अंगों से रक्त लेकर वापस हृदय में पहुंचाती है। दूसरा फैक्ट, इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त का मतलब ब्लड प्लस CO2। अगर इसकी अपवाद के बारे में बात करें, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन केस बनता है और उसका नाम हमने दिया है अपवाद। इसका नाम यहाँ पर है फुसफुस शिरा। और फुसफुस शिरा क्या है? एकमात्र ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। अगला फैक्ट, इसकी पेशीय दीवार कैसी होगी? इसकी पेशीय दीवार पतली होती है, अर्थात व्यास ज्यादा होगा। और जब व्यास ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? रक्त दाब कम होगा। तो यहाँ पर रक्त दाब कम होता है। अगर केशिकाएं की बात करें, केशिकाएं आपका धमनी व शिरा के बीच संबंध स्थापित करती है, के बीच संबंध स्थापित करती है। अगला फैक्ट, केशिकाएं क्या होती है? सबसे छोटी आपकी रक्त वाहिनियां है, यह सबसे छोटी व सबसे महीन रक्त वाहिनियां है। यह बालों की जैसी पतली होती है, ऐसे भी पूछा गया है। यह बालों की जैसी पतली होती है, यह बालों की जैसी पतली होगी। अगला फैक्ट जो यहीं से बनेगा, इसमें पेशीय दीवार नहीं होती।
करिए, फिर इसे अब समझना ही है। फैक्ट आपके पूरे हो गए इनके बारे में। अगर बात करें हम यहाँ पर इसके फैक्ट के बारे में, तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर पेशिया दीवार के बारे में। पेशिया दीवार भाई जो हमने दिया है, ये हमने माना आपका ये धमनी है, और इसकी पेशिया दीवार मोटी होने का मतलब है, पेशिया दीवार जैसे आप समझते हैं दीवार कभी 9 इंच मोटी कर दी जाती है, 12-15 जैसे भी होती है, तो एक मोटाई से संबंधित इसके होता है, यानी कि ये जो हिस्सा होता है आपका सॉलिड होता है। और रक्त बहने की जो इसमें क्षमता कम होती है, इसका व्यास कम होता है, व्यास तो कम है ही, जब इसकी पेशिया दीवार मोटी हो गई, यहाँ पर रक्त बह रहा है आरबीसी, तो ये तो कहलाती है आपकी धमनी। वहीं अगर शिरा की बात करें, शिरा क्या होगी, शिरा की पेशिया दीवार पतली होगी इस टाइप से, और यहाँ पर रक्त बहने के लिए ज्यादा जगह होगी इसमें। अगर स्पेस की बात करें तो इसमें जब रक्त बहने की आपकी जो स्थान है या इसके जो आरबीसी के लिए स्पेस है वो काफी कम होता है, काफी कम होने की वजह से इसमें रक्तदाब भी ज्यादा होता है, या इस प्रकार भी आप समझे, आपने देखी होगी। अपने एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका खेत का ट्यूबवेल या खेत का नल, या इसे हम बड़ा नल भी कह सकते हैं, बड़ा मोटर वाला नल, और एक आपका ये छोटा नल जो घर का नल है इसमें, और ये एक होदी इसके पास बना देते हैं या टैंक। तो होगा क्या, अब इसे जरा समझना, जैसे आपने हृदय को नहीं, पहले हम इसे मान लेते हैं यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है, मोटर जो आपका बड़े नल का मोटर है। बड़े नल का मोटर जब बड़े नल में चलता है तो उसकी नली भी मोटी होती है, और उसमें जब वो रक्त अपना मतलब जो पानी फ्लो कर रहा होता है, और वो पानी ये हम मानते हैं कि यहाँ तक आ रहा है, लेकिन जब इसका नल हम लेकर इसमें घर के नल में लेकर आएंगे, यानी कि छोटे नल में लेकर आएंगे, अब क्योंकि आपका मोटर तो वही है और उतनी ही क्षमता के साथ वो पानी को ऊपर की तरफ भेजेगा, लेकिन होगा क्या, घर के नल का जो पाइप का साइज है वो घट जाता है, और घटने के कारण उस पानी को स्पेस कम मिलेगा बहने का, तो वो प्रेशर के साथ बहेगा और यही पानी आपका यहाँ जाकर गिरेगा। तो इसीलिए धमनी की पेशिया दीवार मोटी होती है, क्योंकि उसको हमारे पूरे शरीर में रक्त को फ्लो करना होता है, और वो भी तेजी के साथ फ्लो करना होता है, तो इसलिए इसकी पेशिया दीवार यहाँ पर मोटी होती है। और अगर हम इस जो ट्यूबवेल का या जो नल का हमने जो मोटर माना, इसको हम अपना हृदय मानते हैं, और हृदय से रक्त लेकर जाती है आपकी धमनियां, तो धमनियां आपकी पेशिया दीवार होती है मोटी, यानी कि उसमें स्पेस कम है, और जैसे ही हृदय पंप करता है ब्लड को, तो बड़ी तेजी से आपके में फ्लो होता है। और इसी ये तो आप समझ गए, एक फैक्ट आपका पूरा हो गया। अब इसे नोट करिए बस, फिर आप इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन समझाते हैं। वहीं अब बात करते हैं हम रक्त वाहिनियों के बारे में, इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं बताता हूँ, समझने का कार्य स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए अब इन सभी फैक्ट के बारे में समझा देते हैं, चर्चा कर लेते हैं एक बार। ये तो सभी जानते हैं फैक्टर के बारे में, लेकिन होता क्या है, क्यों आप फुसफुस शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, क्यों शुद्ध रक्त आता है फुसफुस शिरा में, वो समझ लेते हैं एक बार।
ये हमने हृदय की एक आकृति बनाई, यहाँ पर वाल लगी होती है और यहाँ पर एक वाल लगी होती है। अब मैं आपको बताया है धमनियां वह होती है जो आपका हृदय से रक्त लेकर जाएगी, और शिरा वह होती है जो रक्त को हृदय के पास लेकर आती है। तो होता क्या है, सबसे पहले ये आपकी शिरा है और यहाँ से क्या हो रहा है, रक्त आ रहा है, ये इस प्रकार ये शिरा है जो यहाँ जुड़ी होती है और यहाँ से रक्त आ रहा है। रक्त भी कैसा शिरा में, क्योंकि मैं बताया हूँ शिरा में अशुद्ध रक्त बहेगा, तो यहाँ पर आपका ब्लड प्लस CO2 है, तो ये आता है इस शिरा के माध्यम से और किसमें प्रवेश करता है, आपका प्रवेश करता है हृदय के अंदर। और हृदय के जो ऊपर का भाग है इसे आलिंद कहते हैं, यानी कि इसमें ऊपर वाले भाग में ये पहुंच जाता है, जो हम कल पढ़ेंगे। आलिंद और निलय, ऊपरले वाले भाग को आलिंद कहते हैं, तरले भाग को निलय कहते हैं। तो 4 क्वेश्चन मनुष्य का हृदय होता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी कार्यवाही या कार्य प्रणाली को समझ रहे हैं। तो ये शिरा है, शिरा लेकर आपका अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय के पहले भाग में लेकर आई, दाएं भाग में लेकर आई, और यहाँ से ये हृदय आपका नीचे जाएगा निलय में, निलय में इस वाल के द्वारा ये नीचे आ जाता है। और हृदय जब आप समझते हैं, इतना तो सभी जानते हैं, हृदय जो कार्य करता है, एक बार वो सिकुड़ता है, एक बार वो फूलता है, तो इसके द्वारा वो पंप करता है। तो जैसे पहले भाग में आपका रक्त इकट्ठा हुआ तो वो क्या होगा, प्रेशर देगा, यानी कि आपका सिकुड़ेगा, और जैसे ही सिकुड़ेगा तो प्रेशर के साथ वो नीचे के भाग में भेज देगा रक्त को, और यहाँ पर हृदय आराम करता है। और फिर से जैसे वो कार्रवाई शुरू करेगा, यहाँ से सिकुड़ेगा, तो ये जो रक्त इसमें इकट्ठा हुआ है वो इससे होता हुआ बाहर चले जाएगा हृदय से, क्योंकि अब रक्त जो है हृदय से दूर जा रहा है, यानी कि ऑर्गन के पास जाएगा। और मैंने बताया है हमेशा जब भी रक्त ऑर्गन के पास जाएगा उसको हम धमनी कहेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, ये आपके यहाँ पर है धमनी। तो रक्त यहां से होता हुआ इसके पास पहुंचेगा, आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास पहुंचेगा, यहां पर पहुंच गया ये फेफड़ों के पास। और फेफड़ों में क्या होगा, फेफड़ों में आपका रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि यहाँ पर CO2 को ये अपने पास लेगा और रक्त में क्या करेगा, CO2 वो मतलब CO2 अपने पास लेगा और रक्त में O2 को भेजेगा, यानी कि शुद्ध रक्त को बाहर निकालेगा। CO2 और O2 का आपस में जो चेंज होगा वो आपके फेफड़ों में ही होता है। जब हम सर्जन तंत्र आपको पढ़ाएंगे तो तब हम बताएंगे फेफड़ों की। अगर हम आप यहाँ पर ये समझना चाहते हैं, फेफड़ों में हमारी एक इकाई होती है, उसकी कार्यात्मक इकाई जिसे कहा जाता है एल्वेली, और यह कार्य CO2 को ग्रहण करना, O2 को रक्त में मिलाना, ये कार्य एल्वेली करते हैं। और हमारे फेफड़ों में लाखों से भी अधिक हमारी एल्वेली पाई जाती है। ये हम जब हमारा अगला चैप्टर चलेगा इससे अगला उत्सर्जन तंत्र, उसमें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से फेफड़ों ने रक्त का शुद्धिकरण किया और इसमें ये रक्त का शुद्धिकरण हो गया। अब इसमें रक्त में हमारे साथ क्या है, ब्लड प्लस O2, यहाँ पर अब ये पहुंच गया और ये रक्त वापस हृदय की तरफ आएगा, और हृदय की तरफ जब ये वापस आएगा तो ये इसके द्वारा प्रवेश करेगा, और यानी कि इस नलिका से ये जुड़ी होती है। और मैंने पहले भी परिभाषा बताई है, जब भी ऑर्गन से अंग हृदय की तरफ आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम धमनी। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपकी, ये भी आपकी धमनी है। और यहां से रक्त होता हुआ ये शिरा है, वो सॉरी माफ करना, जब भी अंग से आपका ऑर्गन से हृदय की तरफ आएगा तो उसको हम कहेंगे शिरा। तो इस शिरा के द्वारा हृदय में रक्त आपका प्रवेश करेगा और यहाँ से होता हुआ इस वाल के द्वारा ये निलय में पहुंच जाएगा, और फिर इस रास्ते से या इसके माध्यम से ये फुल बॉडी में चला जाएगा, फुल बॉडी में। तो जब पूरे शरीर में यहाँ से वो प्रवाहित होगा, और फिर से अगर
आप देखे जाए रक्त जो है हृदय से दूर जा रहा है यानी कि अंगों के पास जा रहा है, तो इसका नाम भी आप क्या देंगे, धमनी देंगे। तो इस प्रकार ये हृदय की कार्य संरचना है। अब हमने जो आपको दो अपवाद बताए हैं, एक धमनी का अपवाद बताया है, एक शिरा का अपवाद बताया है, तो अब उसके बारे में समझते हैं। हमने बताया है धमनी क्या करेगी, धमनी आपके रक्त को शरीर के अंगों के पास लेकर जाएगी, लेकिन कैसा रक्त होगा, वह शुद्ध रक्त होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम धमनी के बारे में, क्योंकि धमनी में हमने लिखवा था हमेशा आपका शुद्ध रक्त होगा और हृदय से दूर जाएगा आपका ब्लड। तो अगर देखा जाए इस वाली धमनी की अगर मैं बात करूं, इस वाली धमनी की, तो यहाँ पर रक्त आपका हृदय से दूर जा रहा है, लेकिन इसकी एक कंडीशन फेल हो जाती है, और वो फेल हो जाती है यहाँ पर रक्त कैसा है, आपका अशुद्ध रक्त है। इसीलिए हमने इसको अपवाद माना और इसका नाम क्या दे दिया हमने दे दिया इसका नाम फुसफुस धमनी। क्योंकि जो इसका हम अपवाद नहीं मानते, हमने पढ़ा था सदैव धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी प्रणाली को देखें तो आपकी धमनी में एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसे फुसफुस धमनी कहते हैं। वही अब इसकी शिरा के अपवाद की मैं बात करता हूँ। शिरा क्या होती है, शिरा आपकी अंगों से रक्त लेकर शरीर के उसके हृदय के पास आती है, और उसमें दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, उसमें आपका कैसा रक्त बहेगा, शिरा में अशुद्ध रक्त। अब देखते हैं हम जो फेफड़ों से रक्त प्यूरिफाई होकर आ रहा है हार्ट के पास, यानी कि इस शिरा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है आपका, एक तो पहली कंडीशन आपके अंगों से रक्त लेकर हृदय के पास आ रही है, पहली कंडीशन आपकी पूरी हुई। लेकिन दूसरी अगर बात करें इसमें क्या है, ब्लड प्लस O2 है, यानी कि ये तो शुद्ध रक्त हो गया, और हमने अब तक पढ़ा था कि शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त ही बहेगा, तो इसका मतलब है ये भी अपवाद है, और हमने इसका नाम दे दिया फुसफुस शिरा। तो अब आप समझ गए होंगे क्यों ये अपवाद मैंने लिखवाया है। एकमात्र शिरा जिसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है फुसफुस शिरा, और एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा फुसफुस धमनी। तो आपने इसकी कार्य प्रणाली को समझ लिया। डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। कल हम इसके हृदय के अंगों के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से अंग इसमें होते हैं या कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं जो कार्य करते हैं हृदय में। अब बस हमें एक चीज और समझनी है केशिकाएं के बारे में, और आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हार्ट के बारे में कंप्लीट हो जाएगी। कल से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी इसके अलावा जो भी कोई नई जानकारी आएगी वो मैं चैप्टर के बीच में ही आपको दे दिया करूंगा। तो अब आगे चलते हैं और हम अपना तीसरा पार्ट केशिकाएं के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर बात करें हम केशिकाएं की, केशिकाएं हमने बताया था आपका केशिकाएं में तो कुछ है ही नहीं समझने का। केशिकाएं आपकी क्या होती है, बालों जितनी पतली होती है, और जब आप अपने बाल को लेगा, कोई अगर उसका कहेगा कि इसका व्यास निकाले, क्या आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, या सुई से आपसे पूछेगा इसकी परिधि बताइए, आप नहीं निकाल पाएंगे। तो केशिकाएं क्या होती है, केशिकाएं आपका मुख्य पॉइंट यहाँ से यह होता है, आपके धमनी और शिरा दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करेगी वो आपकी शिरा होगी। तो अब जो यहाँ पर हमें समझना है वो समझना है हमें लसीका, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है। लसीका, और इसकी डेफिनेशन लिखिए। लसीका किसे कहते हैं, लसीका कहते हैं आपकी केशिकाएं व कोशिका के मध्य भरा द्रव है, और इसका कार्य क्या होगा, कार्य होगा केशिकाओं को पोषण देना, या कोशिका के
अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालवाना या बाहर निकालना, बाहर निकालना। अब समझते हैं, इसमें ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं। कोशिका, अगर हम बात करें अपशिष्ट पदार्थों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ ऑर्गन CO2 भी बनाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वे ऑर्गन आपके शरीर से बाहर आएंगे और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर छोड़कर वापस अपनी जगह चले जाएंगे, नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो आपकी बॉडी में कुछ इस प्रकार की पद्धति अपनाई गई है कि वे वहीं रहकर उसको उत्सर्जन कर सकते हैं, और वे उत्सर्जन करेंगे किसके माध्यम से, लसिका के माध्यम से। अब उसी उत्सर्जन को हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ऊपर से हमने ये माना ये आ रही है आपकी धमनी, और नीचे से जा रही है आपकी क्या, ये सीरा, बीच में आपकी कोशिकाएं हैं या सेल है इस प्रकार से, और यहां पर ये आपकी केशिकाएं है। केशिकाएं मैं बता भी चुका हूं, केशिकाएं प्रत्येक अंग या सेल तक अपनी पहुंच बनाती है, इस प्रकार से ये फैली रहेगी, प्रत्येक अंग के साथ अपना ये संबंध स्थापित करती है, या प्रत्येक सेल के साथ अपना संबंध स्थापित करेगी। और धमनी व शिरा को भी जोड़ेगी। अब इसके बीच में एक द्रव्य भरा होता है, इस प्रकार से ये एक द्रव्य भरा हुआ है यहाँ पर, और इस द्रव्य को ही क्या कहेंगे हम, लसिका। होगा क्या, जो आपके ऑर्गन है ये इससे यहाँ से CO2 को उत्सर्जन करना है। हम CO2 को समझ लेते हैं, पूरी आपकी हृदय की कार्रवाई समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करें आपके एक सेल ने CO2 बनाया तो उसका वो उत्सर्जन कैसे करेगी या उसको बाहर कैसे निकालेगी। तो होगा क्या, जैसे ही आपकी सेल में CO2 या अपशिष्ट पदार्थ बनता है तो वो उसको अपनी आकृति या शेप से बाहर निकाल देती है, जो कि आपका सबसे पहले लसिका के संपर्क में आएगा। लसिका उसके द्वारा क्या करेगी, उसमें केशिकाओं के पास भेजेगी, केशिकाएं क्या करेगी, उस CO2 को जो आपकी सीरा है वापस हृदय के पास रक्त लेकर जा रही है उसको सीरा में भेज देगी। यानी कि अब सीरा में बीच में आपका रक्त होगा और CO2 होगा, और वह लेकर हृदय के पास जाएगी, और हृदय के भी किस भाग में जाएगी, हृदय के दाएं भाग में जाएगी। और जैसे ही हृदय के दाएं भाग में आपका अशुद्ध रक्त पहुंचता है तो हृदय उसको फुसफुस सीरा के द्वारा किसके पास भेज देगा, फुसफुस धमनी के द्वारा आपका भेज देगा वो फेफड़ों के पास। फेफड़ों में क्या होगा, CO2 अपने पास रख लेंगे हमारे लंग्स, और हमें क्या देंगे, हमारे रक्त को O2 में दे देते हैं। यानी कि एक तरीके से समझना चाहे तो फेफड़ों में एक्सचेंज की प्रक्रिया हो गई। तो वहां से शुद्ध रक्त लेकर आपकी फुसफुस सीरा किसके पास, हृदय के पास आती है, और वापस शुद्ध रक्त हमारे अंगों को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हृदय कार्य करता है। तो लसिका भी मैंने आपको बता दिया, लसिका केवल इतना है, केशिकाएं व कोशिका दोनों के बीच में भरा एक द्रव्य होता है जिसका कार्य हमारी केशिकाओं को पोषण देना व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करना है। दूसरा, ये इन्हें पोषण भी देगी, यानी कि इन्हें खराब होने से भी बचाती है। और केशिकाएं सबसे छोटी हमारी रक्तवाहिनियां है, और दूसरा प्रत्येक अंगों के साथ केशिकाओं का संबंध होता है। तो आज का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर नहीं, आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कल से जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे हार्ट के बारे में, और कल हम हार्ट की संरचना दोबारा बनाएंगे, दोबारा से इस कार्य प्रणाली को समझेंगे, लेकिन एक अलग वे में समझेंगे। अब जहाँ पे धमनी का प्रयोग करूंगा, धमनी शब्द का, तो आप पहले ही समझ जाएंगे, और सीरा कहूंगा तो आप पहले समझ जाएंगे कि इनके बारे में क्या जानकारी है। अब मुझे पढ़ाने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। इसे अगर नोट करना है किसी को कर लीजिए। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, और कल से आपका चैप्टर नंबर 5 शुरू हो जाएगा हार्ट के बारे में।
और 2 या 3 क्लास आपके हार्ट के बारे में लगेगी। तो तब तक इस चीज़ का रिवीजन कीजिए, और जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपके चारों चैप्टर, उसका भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर पहले 5-6 चैप्टर से ही बन जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं पहले करवा रहा हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने कल के सेशन में। तब तक हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।